हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड यूर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइज आर गुड। सो गाइज, हमने रोमांटिक एरा को जो है कंप्लीट किया है इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। उसमें मैंने फर्स्ट MCQs की वीडियो डाली थी जिसमें हमने टॉप 40 जो है क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट 60 को डिस्कस करते हैं, क्योंकि MCQs टॉप 100 यदि मैं आपको जो बिल्कुल सिलेक्टेड टॉप 100 है रोमांटिक केस के, जो बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो टॉप 100 मैंने सेलेक्ट किए हैं। सो 40 हम कर चुके हैं पार्ट 1 में। सो नाउ लेट गेट स्टार्टेड पार्ट 2। 40 तक हमने डिस्कस कर लिए थे। सो उससे आगे हम करते हैं, ये इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे पार्ट 1। सो लेट गेट स्टार्टेड। 343 हु रोट द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैम्फलेट है नेसेसिटी ऑफ एथिज्म रिलेटेड टू पीबी शैली। यू नो पीबी शैली को रिवोल्यूशनरी पोएट जो हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें बहुत सारे रिवोल्यूशंस किए, बहुत सारे चेंजेस करने का कोशिश किया। नेसेसिटी ऑफ एथिज्म में इन्होंने इवन गॉड के खिलाफ ही बोल दिया था, तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिला था इस चीज़ से लेके। तो काफ़ी फेमस जो है ये वर्क है, तो ध्यान रखना है, इट्स रिटन बाय पीबी शैली। नेक्स्ट है शैलीज क्वीन मैब इज वन ऑफ द मिडिल पोएम, अर्ली पोएम, लेटर पोएम्स या पोस्ट ह्यूमस। पोस्ट ह्यूमस वर्ड याद रखना, बहुत बार आता है। द वर्क पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ पर्टिकुलर राइटर, तो क्वीन मैब जो है अर्ली पोएम्स में इंक्लूडेड थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ शैली इज पोइटिक ड्रामा। शैली का कौन सा वर्क है जो पोइटिक ड्रामा है? एलास्टर, द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम या सेंसी। तो सेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा नाम है, याद रख लेना, एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है। क्योंकि मेजरली हम लोग क्या याद रखते हैं कि पीबी शैली इज अ पोएट, तो ड्रामा सुनते हैं हम सोचते हैं यार शैली का कहाँ होगा ड्रामा। तो कई बार द सेंसी सिंपल भी पूछा जाता है, ड्रामा रिटन बाय। तो हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं रोमांटिक केस में ड्रामा इतना फ्लोरिश हुआ हो, तो ध्यान रखना आपको पीबी शैली से रिलेटेड है द सेंसी। नेक्स्ट है शैली बेस्ड इज प्रोमेथिस अनबाउंड ऑन द एंशिएंट प्ले। कि शैली का जो वर्क है प्रोमेथिस, वो किस पर बेस्ड है? तो अक्लीज जो है फेमस, उसके ऊपर जो मतलब ट्रेडिशनल है, तो उसमें किस पे बेस्ड है? तो अक्लीज पे बेस्ड है, ध्यान रखना। सिनिका ट्रेजिडी थी। सोफोक्लीज भी जो इडिपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की थीम को लेके है, उन मतलब वो वाली ओडिपस जो वर्क है वो सोफोक्लीज का था। ठीक है। नेक्स्ट है इफ विंटर कम, एवरीबडी नोज इफ विंटर कम कैन स्प्रिंग भी पता नहीं आज आवाज को क्या हो रहा है क्यों ऐसे हो रखा, सॉरी। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम। कौन सी पोएम में ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आती है? तो यू ऑल नो वेल, ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। यदि विंटर कम्स है तो स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, और ये पीबी शैली से रिलेटेड है, ओड टू द वेस्ट विंड। तो काफी मोटिवेटेड लाइन है, अच्छी लाइन्स है, ओड टू द वेस्ट विंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है शैली रोट अडोनियाज ऑन द डेथ ऑफ। ये काफी इंपॉर्टेंट एलेजी है, ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा जाती है। इट्स ए एलेजी। एलेजी क्या होता है? जो किसी की डेथ के ऊपर, किसी के डेथ पे कोई लेमेंटेशन सॉन्ग पोइट्री होती है, उसको बोलते हैं एलेजी। तो एडोनियाज शैली ने कीट्स की डेथ के ऊपर लिखी थी। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से मूव करके पूछ लेते हैं कि कीट्स की डेथ पे लिखी एलेजी कौन सी है, शैली ने कौन सी एलेजी लिखी, मतलब किसी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज डेट टेल्स एट द सैडेस्ट थॉट्स। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये भी शैली की है कि आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज डेट टेल्स एस द सैडेस्ट थॉट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम ऑफ शैली रिप्रेजेंट बायरन थ्रू द कैरेक्टर। कि शैली की कौन सी ऐसी पोएम है जिसमें इसने बायरन को एज ए कैरेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट किया है? तो डेट इज जूलियंस एंड मेडेलो। तो ये ध्यान रखना, जूलियन एंड मेडेलो, जूलियन भी बोल देते हैं एंड मेडेलो। नेक्स्ट है शैलीज द डिफेंस ऑफ पोइट्री वाज प्रोवोक्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो थॉमस पिकॉक थे उनकी जो 4 पोइट्री वाली थी, 4 हाइम्स ऑफ पोइट्री, उसी के ऊपर इन्होंने एक कहते हैं ना अटैक किया था। द डिफेंस ऑफ पोइट्री एक जवाब था। तो डिफेंस ऑफ पोइट्री इज अ वर्क बाय पीबी शैली एंड प्रोवोक्ड बाय द पिकॉक। नेक्स्ट है हु रोट इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। इमिटेशन ऑफ स्पेंसर इज आल्सो फेमस वर्क बाय जॉन कीट्स। नेक्स्ट है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू द चैपमैन्स होमर इज अबाउट कीट्स प्रेज ऑफ। ऑन फर्स्ट लुकिंग into Chapman's Homer is about Keats' praise of Chapman's translation of Homer। ठीक है। नेक्स्ट है इन his early poetry Keats was influenced besides Spenser's by, मतलब अर्ली जो पोइटिक स्टाइल था या पोइट्री थी उसमें कीट्स किससे इन्फ्लुएंस थे? स्पेंसर बाय ली हंट, स्पेंसर एंड ली हंट।
नेक्स्ट है विच पोएम ऑफ किड्स ओपन्स विद ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। तो एवरीबडी नोज द मोस्ट फेमस कोट बाय विलियम बाय जॉन किड्स। तो एंडी म्यून से थी ये, एंडी म्यून से, काफी इंपॉर्टेंट है एंडी म्यून। ओ टू नाइटिंगेल भी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम ऑफ किड्स इज बेस्ड ऑन द टेल ऑफ बकैशियो। बकैशियो की टेल पर कौन सी पोएम जो है किड्स की बेस्ड है? ईव ऑफ सेंट मार्क्स, ईव ऑफ एग्नीज, एंडीम्यून, इजाबेला द पोर्ट ऑफ बेसिल। तो ध्यान रखना इजाबेला द पोर्ट ऑफ बकैशियो का काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब डेकोरम। बकैशियो से आपको पता है चौसर भी कैंटरबरी टेल्स के लिए इंस्पायर्ड हुए थे, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये कैरेक्टर राइटर। तो इजाबेला द पोर्ट ऑफ बेसिल जो वर्क है किड्स का वो भी इंस्पायर्ड है बकैशियो की टेल से। नेक्स्ट है किड्स हाइपीरियन इज रिटन इन एपिक स्टाइल। किड्स की जो हाइपीरियन है वो एपिक स्टाइल में लिखी हुई है, मतलब बिल्कुल एपिक फॉर्म में लिखी हुई है। एपिक यू नो वेल, ए ग्रेट नरेटिव लॉन्ग सुपरनेचुरल एलिमेंट वाली हाई इवेलेटेड जो पोएट्री होती है। तो किड्स की हाइपीरियन है वो रिटन है एपिक फॉर्म में, विच इज बाय द जॉन मिल्टन, जो मिल्टन के द्वारा, मतलब मिल्टन से इंस्पायर्ड है। कहने का मतलब जो मिल्टन का स्टाइल है वो किड्स ने ऑप्ट किया है। Which poem of kids borrows its story from the Burtons, The Anatomy and Melancholy? तो लामिया, लामिया जो किड्स का वर्क है डेट इज रिलेटेड टू बर्टन्स अनाटमी एंड मेलंकली, तो इससे इंस्पायर्ड है लामिया वर्क। नेक्स्ट है इफ पोइट्री कम्स नॉट एज नेचुरली एज द लीव्स टू ए ट्री इट हैड बेटर टू कम एट ऑल, दिस स्टेटमेंट कम फ्रॉम। स्टेटमेंट जो भी होती है फेमस कोट होती है क्वेश्चंस में जो आती है, आपको एज इट इज याद रखनी है। तो एक किड्स से रिलेटेड पोइट्री कम्स नॉट इन द नेचुरली एज द लीव्स ऑफ ए ट्री, मतलब जैसे लीव्स नहीं आती ट्री की, उसी तरीके से कहता है कि पोइट्री भी इतनी नेचुरली नहीं आती। इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल, मतलब कहते हैं ना एफर्ट्स डालने पड़ते हैं हर चीज़ के लिए। यदि भाई पोइट्री भी इतना नेचुरली आ जाती तो कहने का मतलब सभी बन जाते राइटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम ऑफ साउदी इज नॉट लॉन्ग। साउदी की कौन सी पोएम लॉन्ग नहीं है? तो द बैटल ऑफ ब्लैहियम बिल्कुल छोटी सी पोएम है, ठीक है ना, ब्लैहियम बोल देते हैं। हु रोड द लाइफ ऑफ बायरन। तो बायरन की जो लाइफ है वो किसने लिखी है? थॉमस मूर। रॉबर्ट साउदी, सैमुअल रोजर्स, थॉमस कैम्पबेल, तो थॉमस मूर ने लिखा है। नेक्स्ट है थॉमस हुड इज द बेस्ट नोन विच ऑफ द फॉलोइंग। थॉमस हुड किसके लिए बेस्ट नोन जाने जाते हैं? द सॉन्ग ऑफ द शर्ट, द सॉन्ग ऑफ शर्ट। मैं जानबूझ के ऑप्शंस को नहीं बोल रही ताकि आपको मेन आंसर ही अपने माइंड में स्ट्राइक रहे। जैसे हम किसी वीडियो को बार बार सुनते हैं ना तो हमें सीधा यही याद हो जाएगा, इस क्वेश्चन के बाद यही आंसर आया था। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द पीजेंट पोएम। तो इनमें से 4 पोएम्स पोएट गिवन है, थॉमस हुड, जेम्स ओक, थॉमस मूर और जॉन क्लेयर। तो पीजेंट पोएट पूछा गया जिसने पीजेंट्स के बारे में लिखा है, तो जॉन क्लेयर। नेक्स्ट है जॉन क्लेयर इज द बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन से वर्क के लिए सबसे ज्यादा फेमस है? तो पोएम डिस्क्रिप्टिव ऑफ रूरल लाइफ एंड द सीनरीज। तो पोएम डिस्क्रिप्टिव ऑफ रूरल लाइफ एंड सीनरीज आपसे वर्क पूछा जा सकता है, जॉन क्लेयर से रिलेटेड है, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। हु इज नोन फॉर द वेवरली नॉवेल्स। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में लास्ट में पॉइंट बोला था कि जो वॉल्टर स्कॉट है वो हिस्टोरिकल, जो फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल्स माने जाते हैं वॉल्टर स्कॉट। और वॉल्टर स्कॉट ने जो सबसे फर्स्ट नॉवेल लिखा था, जो पहला नॉवेल लिखा था वो वेवरली टाइटल से लिखा था, और वो हिस्टोरिकल इतना फेमस हो गया था कि फिर इसके बाद में जितने भी नॉवेल्स आए उस सीरीज को ही वेवरली नॉवेल्स बोला गया, तो वॉल्टर स्कॉट के द्वारा है। नेक्स्ट है वॉल्टर स्कॉट द मिनिस्टरलीज ऑफ द स्कॉटिश बॉर्डर इज अ वर्क ऑफ। वॉल्टर स्कॉट्स द मिनिस्टरली ऑफ द स्कॉटिश बॉर्डर इज अ वर्क ऑफ। एंडिंग ऑफ द मटेरियल मतलब किस बात को लेके जो है ये फेमस है? तो एडिटिंग ऑफ ओल्ड मटेरियल, ऑफ एडिटिंग ऑफ ओल्ड मटेरियल। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ द स्कॉट इज कंसिडर्ड हिज बेस्ट। वॉल्टर स्कॉट का कौन सा वर्क है जो सबसे बेस्ट कंसिडर किया जाता है? लास्ट मिनिस्टर, लास्ट इजराइल, बरियल ऑफ द लेडी ऑफ द लेक, लेडी ऑफ द लेक। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ स्कॉट डील्स विद द मर्डर ऑफ लेडी लियस्टर। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। कैनिलवर्थ वर्क है इसका, कैनिलवर्थ KENILWORTH 1821 में पब्लिश हुआ था। एंड दिस नोवेल बेस्ड ऑन द मर्डर ऑफ द लेडी लियस्टर, मतलब मेन कैरेक्टर है उसके मर्डर की स्टोरी को डील करता है। नेक्स्ट है द टाइटल ऑफ द स्कॉट नॉवल द हार्ट ऑफ द मिडोल्थियन इज ड्राइव फ्रॉम द। जो हार्ट ऑफ मिडोल्थियन है ये स्कॉट का टाइटल है, कहाँ से ड्राइव किया था? तो इन्होंने ये टाइटल ड्राइव किया था प्रिजन इन एडिनबर्ग्स, ठीक है, प्रिजन इन एडिनबर्ग्स। नेक्स्ट है वॉल्टर स्कॉट इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। सैमुअल जॉनसन रोड द लाइव्स ऑफ द पोएट, हु रोड द लाइव्स ऑफ द नॉवलिस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइफ ऑफ द पोएट्स मतलब लाइव्स ऑफ द पोएट्स लिखी है सैमुअल जॉनसन ने। फर्स्ट डिक्शनरी कंपाइल करने का क्रेडिट भी जाता है सैमुअल जॉनसन को। लाइव्स ऑफ द नॉवलिस्ट जो लिखा है वो वॉल्टर स्कॉट ने लिखा, ध्यान रखना।
हु रोड द लाइफ ऑफ नेल्सन, नेल्सन वॉल्टर स्कॉट ने लिखा है नेल्सन के लाइफ के ऊपर। जेन ऑस्टन फर्स्ट नोवेल वाज प्राइड एंड प्रेजुडिस, बहुत फेमस है, आपको पता है, तो ये जेन ऑस्टन का फर्स्ट नोवेल है। विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल्स ऑफ द जेन ऑस्टन वाज पोस्टह्यूमसली पब्लिश, नॉर्थएंगर एबे, नॉर्थएंगर एबे है वो पोस्टह्यूमसली पब्लिश हुआ था, नो नीड टू डिस्क्राइब अगेन एंड अगेन व्हाट इज पोस्टह्यूमस। विच ऑफ द एस्टन्स फॉलोइंग नॉवेल्स डील विद इलोपमेंट, इलोपमेंट होता है भाग जाना, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्रेमी आपस में भाग जाते हैं एक दूसरे के साथ, भाग की शादी वादी कर लेते हैं, तो उस चीज़ से रिलेटेड कौन सा नॉवल है, तो प्राइड एंड प्रेजुडिस इसी थीम से रिलेटेड है। मैरिड, मेन जो है इनकी जो जेन ऑस्टन की थीम रहती थी वो मैरिज वेरिज डोमेस्टिक थी, मैरिज फेमस थीम थी। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है शी इज़ अनमैरिड, मतलब शी वॉज अनमैरिड, ये अनमैरिड थी बट इनकी फेमस थीम मैरिज ही रहती थी। मिस्टर कॉलिन्स इज द कैरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, एमा में थे, एमा जो वर्क है, एमा जो नोवेल है जेन ऑस्टन का, उसमें मिस्टर कॉलिन्स थे मतलब मेन कैरेक्टर के रूप में। मिस बेट्स इन एमा इज, मिस बेट्स इज एमा इज ग्रेजुलस, शाई मतलब किस नेचर की थी, ठीक है, तो ग्रेडुलियस थी वो। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ द मारियाज एजवर्थ इज कंसिडर्ड फॉर द बेस्ट, मारियाज ये ना नॉन फेमस राइटर हैं। एक्चुअली टॉप 100 में क्या होता है, आपको फेमस है नॉन फेमस सारे एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रोमांटिक इससे कवर होंगे तो यहीं से हो जाएंगे, तो एक आधा क्वेश्चन हमेशा DT+B वगैरह में नॉन फेमस से उठाया जाता है, इसलिए नॉन फेमस को भी कवर अप करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल ऑफ द मारियाज एजवर्थ इज अ रिटर्न कंसिडर्ड हर बेस्ट, तो कैसल्स रेकरेंट, कैसल रेकरेंट जो इनका बेस्ट नॉवल माना जाता है। हु एल्स बिसाइड लैम्प स्टडीज इन द क्राइस्ट हॉस्पिटल, लैम्प के अलावा क्राइस्ट हॉस्पिटल में किसने स्टडी किया था, तो एस.टी. कॉलरिज, ठीक है। टेल फ्रॉम द शेक्सपियर वाज रिटन बाय मैरी एंड चार्ल्स लैम्प, तो मैरी एंड चार्ल्स लैम्प ने जो है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, मैरी इज अ सिस्टर ऑफ चार्ल्स लैम्प, ठीक है, तो टेल्स ऑफ शेक्सपियर वाला जो सीन था, हाँ जो मैं शायद वीडियो में पढ़ाते टाइम बता रही थी, जिसकी सिस्टर ने का जो है अनडिसिप्लिन सा नेचर हो गया था और मदर को किल कर दिया था, वो मैरी लैम्प थी, एग्जैक्टली चार्ल्स लैम्प की सिस्टर, ठीक है ना, तो चार्ल्स लैम्प की सिस्टर ही थी ये, बिल्कुल सही था, ये वीडियो में हमने डिस्कस की थी। एसेज ऑफ इलिया वॉज रिटन बाय चार्ल्स लैम्प, एसेज ऑफ इलिया सीरीज है, चार्ल्स लैम्प ने डिस्कस किया है इसको। ड्रीम चिल्ड्रन आल्सो रिटन बाय चार्ल्स लैम्प, ठीक है, शेक्सपियर की स्टोरीज को मतलब टेल फ्रॉम शेक्सपियर में क्या था, शेक्सपियर की स्टोरी को चाइल्डिश वे में जो है प्रेजेंट किया था शेक्सपियर के ड्रामास की स्टोरी को। नेक्स्ट है स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर बाय द चार्ल्स लैम्प रिप्रेजेंट, तो उनको उसने माइनर ड्रामेटिस्ट के रूप में जो है रिप्रेजेंट किया था। कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर वॉज रिटन बाय मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क थॉमस डी क्विंसी, क्योंकि थॉमस डी क्विंसी भी ओपियम लेते थे, तो इन्होंने ओपियम ईटर में पहले तो उसको डिस्क्राइब किया कि अच्छी होती है, ये है वो है, मजा आता है, इंजॉय होता है, हम लेते हैं, फिर एक बार क्रिटिसाइज भी किया, इस टाइप से लिखा है थॉमस डी क्विंसी। हु रोड द रिकोलेक्शंस ऑफ द लेक्स एंड द लेक पोएट, डी क्विंसी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेक पोएट्स के फ्रेंड थे। लेक पोएट आपको याद रखना वर्ड्सवर्थ साउदी और एस.टी. कॉलरिज, क्योंकि लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, तो वर्ड्सवर्थ, साउदी एंड एस.टी. कॉलरिज तीनों लेक पोएट थे और ये इनके अच्छे फ्रेंड थे थॉमस डी क्विंसी, तो इन्होंने रिकोलेक्शन ऑफ लेक पोएट्स में लिखा था, मतलब वर्ड्सवर्थ के बारे में, जब इनकी फर्स्ट मीटअप हुआ था, मतलब ये सब कुछ लिखा था। द इंग्लिश मेल कोच इज द वर्क ऑफ थॉमस डी क्विंसी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑन मर्डर कंसिडर इज वन ऑफ द फाइन आर्ट बाय द क्विंसीज अबाउट ब्लैक ह्यूमर, ठीक है, वर्क है ये थॉमस डी क्विंसी का, इसमें इसने मर्डर को कंसीडर किया है फाइन आर्ट, कि भाई मर्डर भी एक तरह से बहुत अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए, ऐसे नहीं। ऑन द नॉकिंग एट द गेट ऑफ द मैकबेथ वाज रिटन बाय, मतलब थॉमस डी क्विंसी की जो भूतिया सी टाइप की थीम रहती थी, हॉरर गोएथिक टाइप की, तो ये भी थॉमस डी क्विंसी का है, ऑन द नॉकिंग ऑफ द गेट ऑफ द मैकबेथ। नेक्स्ट है ऑन द ट्रेजिडीज ऑफ शेक्सपियर कम फ्रॉम, ट्रेजिडीज ऑफ शेक्सपियर आल्सो कम फ्रॉम चार्ल्स लैम्प। Hazlitt is best known by the characters of Shakespeare plays the English poet the spirit of the age. Hazlitt is best known by his the spirit of the age. 1825 में वर्क है, ये ध्यान रखना, not he is a spirit of age. Who among the romantics had never seen the mountains? ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि किसने रोमांटिक कौन सा पोएट था जिसने माउंटेन्स को नहीं देखा था, तो चार्ल्स लैम्प ने भी नहीं देखा था और रॉबर्ट साउदी ने भी नहीं देखा था, कई बार दोनों इकट्ठा होके आ जाते हैं, ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि इन्होंने माउंटेन्स को कभी नहीं देखा था, चार्ल्स लैम्प एंड साउदी ने, दोनों इकट्ठे होके आ जाएं, ठीक है, तो रोमांटिक्स पूछे तो आप चार्ल्स लैम्प कह सकते हो, लेकिन लेक पोएट में से पूछ ले किसने माउंटेन नहीं देखे थे, तो साउदी ने, ठीक है, वैसे रोमांटिक्स पूछे तो चार्ल्स लैम्प टिक करना। हु इज नोन फॉर अफेक्टिंग ह्यूमर एंड पैथोस इन हिज प्रोज, ह्यूमर एंड पैथोस को इनके अपने प्रोज में अभी भी रहता था, इनकी जो ह्यूमरेटिक पैथोस और गोएथिक टाइप की थीम रहती थी चार्ल्स लैम्प की।
वॉल्टर सेवेज लैंडर इज अ बेस्ट नोन फॉर इमेजनरी कन्वर्सेशंस, ठीक है। वॉल्टर सेवेज लैंडर बेस्ट नोन फॉर इमेजनरी कन्वर्सेशंस, इमेजनरी कन्वर्सेशंस। हु रोट लॉन्ग पोएम इन द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, AC ब्रैडले, तो काफी बार क्वेश्चन आया है। हु रोट लॉन्ग पोएम इन द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, की एज में लॉन्ग पोएम, AC ब्रैडले। AC ब्रैडले क्रिटिक थे, मोस्टली शेक्सपियर के वर्क्स पे बहुत क्रिटिक किया था इन्होंने। हु सेड देयर इज अ नो सच थिंग्स एज अ लॉन्ग पोएम, हु सेड, किसने कहा कि कोई ऐसी चीज नहीं है एज लॉन्ग पोएम, जैसी लॉन्ग पोएम है, तो ये एडगर ए पॉय, एडगर एलन पॉय। The Romantic Age was the age of lyric, drama, prose. Everybody knows it's a poem of poetry. Poetry is a lyric. Who held 3 inches of ivory as an appropriate canvas of the novelist? तो आपको पता है कि ये फीमेल कैरेक्टर है, तो फीमेल से रिलेटेड होगी, जैन ऑस्टिन। Who claimed the poets are the acknowledged legislator of the world? It's a P.B. Shelley. Who claims poets are the acknowledged legislator of the world? काफी फेमस कोट है ये P.B. Shelley की। Who considered 3 or 4 families in a country village an ideal subject of a novel? जैन ऑस्टिन। ये भी काफी बार वर्क आया, काफी बार इनकी सोच थी। जब पहली बार इन्होंने अपनी सिस्टर को लेटर लिखा था, ऐसे कुछ कजन को, तब इन्होंने राइटिंग लिखनी शुरू करी थी, तो ये लाइन्स इसने लिखी थी, 3 or 4 families in our country is village an ideal subject of the novel, कि हमारी कंट्री के हम ही फैमिलीज हैं जो कि नॉवेल्स का अच्छा सब्जेक्ट बन सकते हैं। मतलब इसने नॉवल राइटिंग को इन्हीं शब्दों के साथ लिखना शुरू किया था, अपनी सिस्टर को लिखा था, कजन को। Who among the following was not in the member of कुकनी स्कूल ऑफ पोइट्री? तो कुकनी स्कूल ऑफ पोइट्री थे जिसमें ली हंट, हैजलिट सब थे, लॉर्ड बायरन उसका मेंबर नहीं था। Who were the lake poets? तो लेक पोएट एवरीबडी नोज, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज एंड साउथी। डव कॉटेज वाज द रेजिडेंस ऑफ, तो डव कॉटेज जो रेजिडेंस था वो किसका था भाई? वर्ड्सवर्थ का। सो गाइज ये थे टॉप 100 क्वेश्चन जो मैंने आपके रोमांटिक केस से रिलेटेड करवा दिए हैं। होप सो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। पता नहीं आज मेरी टंग क्यों बार बार अटक रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, कभी भी नहीं अटकती। खैर लिव इट। कोशिश किया है मैंने अच्छे से आपको लर्न करवाने का, समझाने का, समझ गए होंगे आप। सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। ये बताओ कंटेंट खत्म करने के बाद आपको ये क्वेश्चन सीरीज का तरीका कैसा लगा? कमेंट करना ना भूले। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, किसी बच्चे को इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी एग्जाम के लिए कोचिंग चाहिए तो मैं ऑनलाइन कोचिंग 7 सितंबर या 10 सितंबर तक स्टार्टअप कर दूंगी। ऑनलाइन कोचिंग है, कभी भी, वो तो एक बार शुरू होगी तो परमानेंटली चलती रहेगी। तो वो आपको लाइव सेशन मिलेंगे, रिकॉर्डेड मिलेंगे, हर तरीके से मिलेंगे जो आपको चाहिए। तो यदि आपको क्लासेस चाहिए इंग्लिश लिटरेचर की तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7015467794, 7015467794, या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9034022541। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, ठीक है। 9034022541 या 7015467794 पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नोट्स, स्टडी मटेरियल, हर चीज़ अवेलेबल है, जो भी आपको चाहिए। क्लासेस लगाएंगे, मच बेटर होएगा बिल्कुल। पहले कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे, देन ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, हर तरीके से चीज़ों को क्लियर करेंगे। सो बाय बाय, स्टे कनेक्टेड विद मी, टेक केयर।